Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एक टेस्ट दिया जाता है। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके फिर से आपको लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं मिल्कवीड बटरफ्लाइज के बारे में। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से आप लिंक कर सकते हो। तो ये जो मिल्कवीड बटरफ्लाइज हैं ये अभी के समय में न्यूज़ में बनी हुई है। न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, कारण क्या है? तो हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम है, उन्होंने स्टडी की है और स्टडी करते हुए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पाया है कि जो मिल्कवीड बटरफ्लाइज हैं वो किस प्रकार से साउथ इंडिया में माइग्रेट कर रही हैं। इनके पैटर्न्स के ऊपर यहाँ पर स्टडी किया गया है। इसी वजह से ये वाली जो बटरफ्लाइज है वो न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो ये जो बटरफ्लाइज हैं ना, ये निम्फेलिडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। लगभग 300 के आसपास इन बटरफ्लाइज की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं बटरफ्लाई की प्रजाति में एक सबसे आइकॉनिक, सबसे बेहतरीन प्रजाति देखने को मिलती है, वो है मोनार्क बटरफ्लाई की। ये बटरफ्लाइज कहाँ पे पाई जाती हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये मिल्कवीड बटरफ्लाइज है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं। पूछा जा सकता है कि क्या ये केवल इंडिया में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है। इन बटरफ्लाइज की जो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो ओल्ड और न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं। ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं? यूरोप, अफ्रीका, एशिया को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऊपर ये रहा यूरोप, ये रहा पूरा अफ्रीका, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये एशिया। तो यहाँ पर भी ये बटरफ्लाई देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये कैरिबियन कंट्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर भी ये बटरफ्लाइज देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं तो एक प्रजाति और है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनार्क बटरफ्लाई या फिर क्वीन बटरफ्लाई। तो ये जो मोनार्क वाली बटरफ्लाई है ना, वो इन सब रीजन से हटकर ऊपर पोलार रीजन में भी देखने को मिल जाती है, यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो बड़े साइज़ की बटरफ्लाई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इनके जो पंख होते हैं वो ब्राउनिश कलर के, यानी कत्थई कलर और ऑरेंज कलर ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, जिसपे ब्लैक और वाइट कलर के पैटर्न्स बने हुए होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कत्थई ऑरेंज कलर के यहाँ पर इनके पर देखने को मिलेंगे, जिसपे वाइट कलर के पैटर्न्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये बटरफ्लाई काफ़ी धीमी गति से उड़ती हैं, साथ ही साथ में बहुत बड़े डिस्टेंस को ये कवर कर लेती हैं। बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर करके कहीं पर भी माइग्रेट कर सकती हैं, ये इनके अंदर में कैपेबिलिटीज़ हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जो कि यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। केवल ध्यान रखना मिल्कवीड बटरफ्लाई क्या है, साथ ही साथ में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है यूआईडीएआई के बारे में। आपने कई बार सुना होगा इसका नाम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वही बॉडी है जो कि आधार कार्ड को इशू करने का काम करती है। सभी के पास में आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है हमारा आज के समय में। हर जगह पर आधार कार्ड लगता है, तो उस आधार कार्ड को इशू करने वाली बॉडी यूआईडीएआई है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी पहले यहाँ से सवाल पूछ चुका है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आई ये बॉडी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में इन्होंने पूरे देश भर में एक कैंपेन लॉन्च किया है, जहां पर इनका मेन मकसद है कि जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स हैं पूरे देश भर में, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर ये बॉडी न्यूज़ में आई है। तो ये बॉडी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एक कानून के माध्यम से बनाई गई है। वो कौन सा एक्ट है? वो है आधार एक्ट 2016।
इसके माध्यम से बनाई गई है। ये बॉडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनके पास में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, और उसीलिए यहाँ पर ये आधार कार्ड दिया जाता है। उसके बाद में ये जो आधार कार्ड है ये भारत के सभी रेसिडेंट्स को यहाँ पर दिया जाता है। ध्यान रखना, ये बेसिकली आपके आइडेंटिटी का एक प्रूफ होता है, आपके एड्रेस का एक प्रूफ होता है। पूछा जाता है ना कि लाओ कोई एड्रेस प्रूफ दो, तो आप आधार कार्ड दे देते हो। आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड का यूज़ किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना। क्या सिटीजनशिप के लिए आधार कार्ड का यूज़ किया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिकता के लिए आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आधार कार्ड केवल प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, वो भी भारत के रेसिडेंट्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो आधार कार्ड एक्ट 2016 के अंडर में जो UIDAI वाली बॉडी बनाई गई थी ना, इसको मेन काम दिया गया है कि आप आधार का एनरोलमेंट करो, ऑथेंटिफिकेशन करो, और साथ ही साथ में जो आधार लाइफ साइकिल है या फिर आधार कार्ड इशू करने का जो पूरा सिस्टम है उसको यहाँ पर मैनेज करना, वो सारा काम यहाँ पर UIDAI को दे दिया गया। अब UIDAI में कौन कौन है? तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान रखना, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कुछ मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे UIDAI के। अब आधार क्या है वो आपको पता ही है। इस प्रकार का यहाँ पर आपने आधार कार्ड देखा होगा, आपका भी होगा, जो कि यहाँ पर 12 डिजिट का ये पूरा आधार कार्ड बनाया जाता है। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाता है जो UIDAI इशू करता है। अब बनने के लिए क्या क्या होता है? अगर आपको आधार नंबर चाहिए होता है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपना जो डेटा है वो देना पड़ता है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपको पता होगा, आपने 10 उंगलियों के जो निशान हैं, खासकर उसका जो फिंगरप्रिंट है वो दिया था। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस प्रकार के जो डिटेलिंग्स हैं वो आपकी लगती हैं। उसके बाद जाकर आपका आधार कार्ड तैयार होता है। और आधार कार्ड आज के समय में किसी पर्सन के पास में होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो सर्विसेज है वो आधार कार्ड के माध्यम से मिल रही हैं। बैंकिंग हो गया, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हो गया, प्लस दूसरी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, उनके लिए आज के समय पर आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्लेम्स डाउनिंग ऑफ ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल। अब यहाँ पर ना एक मिसाइल के बारे में चर्चा की जा रही है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू के वीडियो में मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो ध्रुव है वो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, बताओ ध्रुव क्या है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या है, कैसे काम करती है, या फिर स्टॉर्म शैडो क्या है एग्जैक्टली। अभी देखो ना न्यूज़ क्या निकल कर आई है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला यह है कि यूक्रेन का एक एयरक्राफ्ट है, और उस यूक्रेन के एयरक्राफ्ट का कहीं ना कहीं रशिया के शहर के अंदर में टकराव हुआ है। रशिया के शहर की जो 2 इंडस्ट्रियल साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पर आप कह सकते हो ये टकराव हुआ है, ये टक्कर खाई है, और जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर छोड़ी गई हैं। अब जो ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल कहीं ना कहीं यूक्रेन को ब्रिटेन ने दी है, यानी यूके ने दी है। आपको ध्यान में रखना है, यूके पहले से ही यूक्रेन के सपोर्ट में, आपको पता ही होगा। तो रशिया सीधा सीधा बोल चुका है कि यूक्रेन ये वाली मिसाइल का यूज़ कर रहा है, जो कि यूके के साइड से यूक्रेन को दी गई हैं, और ये मिसाइल अपने आप में खतरनाक है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ये मिसाइल बेसिकली लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल है। मिसाइल भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज़ मिसाइल। क्या डिफरेंस होता है? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आप यहाँ से छोड़ते हो और आपका टारगेट यहाँ पर है, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, ऊपर एनवायरमेंट से बाहर निकलती है, फिर एनवायरमेंट के अंदर आएगी और जाकर अपने टारगेट को हिट करेगी। लेकिन क्रूज़ मिसाइल कौन सी होती हैं? आपने समझो वापस से हमने यहाँ से छोड़ना है और ये हमारा टारगेट है, तो क्रूज़ मिसाइल ऐसे जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर उसका पाथ होता है और जाकर अपने टारगेट को वो हिट करती है। दोनों के पाथ में डिफरेंसेस है, ध्यान रखना। इसी वजह से यहाँ पर को बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या है? लॉन्ग रेंज वाली, लंबा डिस्टेंस कवर करने वाली एक क्रूज़ मिसाइल है, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है। रडार की पकड़ में भी ये मिसाइल नहीं आती है। इसको किसने बनाया है? तो यूके और फ्रांस दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। ये जो मिसाइल है ये इसलिए बनाई गई है कि ताकि यहाँ पर बड़े बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सके, चाहे वो एयर बेसिस हो, रडार इंस्टॉलेशन हो, कम्युनिकेशन हब हो, पोर्ट फैसिलिटीज़ हो, उनके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए इस मिसाइल को तैयार किया गया है। ये जो मिसाइल है ये बुरे से बुरे हालात क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट करने के लिए। ये जो स्टॉर्म शैडो है ये आज के समय में कई सारे जो देश हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। देखो, इजिप्ट की एयरफोर्सेस हो गई, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, उसके बाद में UAE, सभी की एयरफोर्सेस के पास में ऑलरेडी यहाँ पर ये स्टॉर्म शैडो का मिसाइल है।
इसके फीचर्स क्या हैं, तो आप इसको हवा से ही लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि कुछ मिसाइल होती हैं जिसको आपको ज़मीन से लॉन्च करना पड़ता है, लेकिन आप इसको हवा से लॉन्च कर सकते हो। इसमें 450 kg का कन्वेंशनल वॉरहेड देखने को मिलेगा, एक विस्फोटक देखने को मिलेगा, जहाँ पे टकराएगा एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा। इसकी रेंज बेसिकली 300 किलोमीटर के आसपास तक देखने को मिल सकती है। इस मिसाइल का जो वजन है वो है 1.3 टन के आसपास, 5 मीटर की लंबी मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी भी है। आपने क्या करना है, एक बार छोड़ देना है, सीधा ये अपने टारगेट पर जाकर हिट करेगा, छोड़कर सीधा यहाँ पर भूल जाना है। इसमें काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे दिन हो रात हो, आराम से यहाँ पर ये अपने टारगेट को हिट कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, फिर दुश्मन की रडार की पकड़ में भी आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस मिसाइल का। यही चीज़ ना कहीं इस मिसाइल को बेहतरीन बना देती है। तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल क्या है, ध्यान रखना है, ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को अभी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। कवल टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में था और मैंने आपसे बोला था इसको मैप में देख लेना, और नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों आया है, कारण क्या है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये जो बॉडी है, इन्होंने हाल ही में एक क्लियरेंस दिया है। क्या क्लियरेंस दिया है कि 21 हेक्टेयर का जो जंगल का ज़मीन है उसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये क्रूशल एक इम्पॉर्टेंट जो टाइगर कॉरिडोर है जो कि कवल टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने का काम करता है, उस कॉरिडोर में ये ज़मीन को यहाँ पर लगाने वाले हैं। मतलब जो ये 21 हेक्टेयर का जंगल वाली ज़मीन है, इसको टाइगर कॉरिडोर में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और ये अप्रूवल ये NBW की साइट से मिल चुका है, NBWL की साइट से। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो ये चीज़ आपसे कहीं नहीं पूछी जाने वाली है कि कितना हेक्टेयर का ज़मीन किसको दिया गया है, किसने अप्रूवल दिया है। ये चीज़ें कहीं पर भी नहीं पूछी जाती हैं। अगर आप लोग चाहे इतिहास देख सकते हो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। क्या करना है, कवल टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कारण की वजह से टाइगर रिजर्व ये न्यूज़ में है। और हमेशा टाइगर रिजर्व जब भी कोई न्यूज़ में आता है उसका लोकेशन दिमाग में बैठा लेना है। तो कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला का ही यहाँ पर ये हिस्सा भी है। मैं आपको अगर मैप में दिखाना चाहूँ तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना। ठीक है, अब तेलंगाना के आसपास कौन कौन से स्टेट्स है जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, तो ऊपर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, देन उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में इधर आपको कर्नाटका भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2 नदियाँ देखने को मिलेंगी, गोदावरी और कदम। ये दोनों नदियाँ मिलकर अपना एक बहुत बड़ा कैचमेंट बनाती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है इस टाइगर रिजर्व को लेकर। उसके बाद कवल टाइगर रिजर्व की अपने आप में एक कनेक्टिविटी भी है। ये कनेक्टेड है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र के साथ में, जो कि नदर्न रीजन में है। साथ ही साथ में इंद्रवती टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन दोनों के टाइगर रिजर्व के साथ में ये कवल टाइगर रिजर्व कनेक्टेड देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर तेलंगाना है, इधर महाराष्ट्र, इधर छत्तीसगढ़ है। तो इनके बीच में भी यहाँ पर एक कॉरिडोर देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब इस कवल टाइगर रिजर्व का वेजिटेशन देखोगे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज पाई जाती हैं, खासकर टीक का जो पौधा है, टीक का जो पेड़ है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टीक के साथ बैम्बू भी पाया जाता है। उसके अलावा कई सारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। उन जानवरों की प्रजातियों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आगे आते हैं। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल में हैमर हेड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। हैमर हेड शार्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो आपको शार्क पिक्चर में दिख रही है ना, इसका जो मुंह है वो ऐसा होता है हथौड़े की तरह, इसी वजह से इसको हैमर हेड शार्क हम लोग बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ देने की मेरी कोशिश यहाँ पर होती है, तो आप अपना सपोर्ट कर सकते हो। हैमर हेड शार्क की जब बात करते हैं तो रिसेंटली एक नई स्टडी हुई है। उस नए अध्ययन में क्या पता चला है कि जो हैमर हेड शार्क है ना, ये ठंडे पानी में अंदर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनी सांस को रोक सकती है। ये नई यहाँ पर स्टडी के अंदर पता चला है। तो इसी वजह से यहाँ पर हैमर हेड शार्क न्यूज़ में बना हुआ है। काफ़ी सारे आर्टिकल इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हुए हैं, साइंस एंड टेक के जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। तो हैमर हेड शार्क क्या है, कैसे काम करती है, सब कुछ समझते हैं। हैमर हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैमर की तरह इसकी आँख यहाँ पे आपको नजर आएगी। आगे आते हैं। ये जो इसका हेड है ना, ये हेड मल्टीपर्पज़ के लिए, इससे अलग अलग काम किए जा सकते हैं। इससे यहाँ पर इस शार्क को 360 डिग्री में विजन मिलता है। ये चारों तरफ यहाँ पर शार्क जो है आराम से देख सकती है। इसको
शिकार करने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर तरीके से मिल जाती हैं। हैमरहेड शार्क की टोटल 9 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं और इनकी 9 की 9 प्रजातियों की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। इनमें से एक है ग्रेट हैमरहेड शार्क। ये बहुत बड़े साइज़ का शार्क होता है, जो उसकी लेंथ लगभग बताई जाती है कि 20 फीट के आसपास का यहाँ पर ये शार्क का साइज़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके गिल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये है पैक्टोरल फिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है डोर्सल फिन, ये इसका माउथ हो गया नीचे जस्ट, ये इसका हैमर हेड हो गया, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग हैमर हेड बोलते हैं। आगे आते हैं, उसके बाद में जो ये हैमरहेड शार्क होते हैं एक्सोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक्सोथर्मिक जानवर कौन से होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब होता है दे हैव नो इंटरनल वे टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर इनके अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सके, वो हमारे एक्सोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो शार्क है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखने को मिल जाती हैं, खासकर कोस्टल वाले रीजन में। अब इसका मतलब यह है कि देखो अभी यहाँ पे वर्ल्ड मैप तो ये लगा नहीं है, वर्ल्ड मैप अभी हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बोला जाता है कि जो शार्क है ना, ये आप देख पा रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसके नीचे यहाँ पर ये इक्वेटर बना दिया और इधर यहाँ पर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना दिया। ये जो मैंने हिस्से को इस तरीके से यहाँ पर कवर कर दिया है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस वाले रीजन में भी ये जो शार्क है वो पाई जाती हैं यहाँ पे समुद्र में। उसके अलावा ऊपर वाले रीजन में भी आपको यहाँ पर समुद्र में ये जो शार्क्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। हैमर हेड शार्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये शार्क है ये सीजन वाइज माइग्रेट भी करती है। माइग्रेट मतलब इधर से उधर ट्रैवल करती है। सपोज यहाँ पे जब आ जाती हैं ठंडियाँ, जब ठंडियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो ये शार्क इक्वेटर की साइड आ जाती है, क्योंकि इक्वेटर की साइड पर थोड़ा सा गर्मी पड़ रही होती है, यानी कि वही जो हमारा ट्रॉपिकल वाला रीजन है। और अगर सपोज गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इक्वेटर वाली साइड में गर्मी बहुत होती है। इंडिया में गर्मी कितनी पड़ती है ना। तो गर्मी जब बहुत होती है तो इधर समुद्र में भी गर्मी रहती है। तो समर के समय में ये जो शार्क है वो शिफ्ट हो जाती हैं किधर, पोल साइड में चली जाती हैं, ऊपर की साइड में, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमारा टेम्परेट वाला जो रीजन है। क्लियर हो गया। और इस शार्क के फीचर्स के बारे में बताया गया। इसका जो अपर साइड है वो ग्रेश ब्राउन कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। इसका पेट वाइट कलर का देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पता होनी चाहिए इस हैमरहेड शार्क के बारे में वो यह है, इनके पास में स्पेशल सेंसर्स होते हैं। इनके सर के अंदर स्पेशल सेंसर फिट हुए हुए हैं नेचुरली, जो कि यहाँ पर इन शार्क की मदद करता है ओशन में फूड को स्कैन करने के लिए। समुद्र में जो उनका खाना है उसको स्कैन करने में मदद करता है ये सेंसर। उसके अलावा जैसे नॉर्मल मछलियाँ होती हैं ना, उनसे हटकर, जैसे नॉर्मल मछलियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं, उससे यहाँ पर दूसरी मछलियाँ पैदा होती हैं। लेकिन हैमरहेड अंडे वगैरह नहीं देती है। हैमरहेड सीधा यहाँ पर एक यंग मछली को जन्म दे सकती है। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना यहाँ पे डिस्कशन किया गया है सीबीआई के बारे में, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि सीबीआई के जो नए डायरेक्टर हैं वो रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं। क्या मुझे आप लोग नाम बता सकते हो? मैंने जानबूझकर इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग ज़रा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है, क्योंकि रिसेंटली मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आपको पढ़ाया है। अब काफ़ी सारे लोग ये वाला वीडियो देखते हैं तो उनके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने ज़रूरी हैं, तो मैं उनको यहाँ पे कवर कर देता हूँ आगे पीछे करके। ठीक है, तो हुआ क्या, हाई लेवल की कमेटी की मीटिंग हुई। उन्होंने हाल ही में यहाँ पर क्या किया, बेसिकली जो हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। आगे आते हैं, अब समझते हैं हम लोग अपने एग्जाम के लिए कि सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। सीबीआई के जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये जो कानून है दिल्ली पुलिस को लेकर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये जो अपॉइंटमेंट होता है इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार क्या करती है, एक रिकमेंडेशन देती है। और वो रिकमेंडेशन कैसे दी जाती है, कोई ऐसा नहीं केंद्र सरकार में कौन से लोग होंगे, देखो 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाती है। और वो कमेटी में 3 मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो होंगे हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। दूसरा लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तीसरा यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो ये 3 लोगों की कमेटी होगी। ये तीनों लोग रेकमेंड देंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उस बेसिस पर यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर को बनाया जाएगा। और सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक सर्व कर सकते हैं, तो 2 साल तक सर्व कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ऑलरेडी, ये जो एक्ट है ना हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 का एक्ट है, इसने सीबीआई डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो 2 साल फिक्स कर दिए। 2 साल तक ये केवल सर्व कर सकते हैं। सीबीआई क्या है, आओ थोड़ा अब इसको समझते हैं। ये तो हमने डायरेक्टर के बारे में पढ़ लिया कि कैसे अपॉइंट किए जाते हैं।
अब समझते हैं सीबीआई क्या है। यह है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम, तहकीकात करने का काम यहाँ पर सीबीआई को दिया जाता है काफ़ी सारे अलग अलग मैटर्स में। इस बॉडी को बनाया गया था 1963 में हमारी भारत सरकार के थ्रू, और ऐसे ही नहीं बनाया गया था, एक कमेटी थी संथनम कमेटी, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि इस प्रकार की बॉडी हमारे पास में होनी चाहिए। सीबीआई कोई स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है, किसी एक्ट के माध्यम से नहीं बनी है, ध्यान रखना। लेकिन सीबीआई को जो ताकत मिलती है, जो पावर मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है। सीबीआई का कंट्रोल कैसे कैसे रहता है? देखो पहले मैं आप सीबीआई के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है मैं आपको बताऊं। सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीबीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इस मंत्रालय के अंडर में सीबीआई आता है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में फंक्शंस की बात करेंगे तो उसका मेन काम है जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर में, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करना, या ऐसा कोई भ्रष्टाचार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है तो उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है। हालांकि जब सीबीआई को बनाया गया था तो केवल इसका यही काम था, लेकिन आज जो है काम थोड़ा बढ़ चुका है। इसको इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी पैसों से रिलेटेड यहाँ पर जो भी अपराध हैं, साइबर क्राइम्स हो गया, कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए या स्पेशल क्राइम्स हो गए, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर सीबीआई को आज के समय पर दे दिए जाते हैं। तो पावर्स बढ़ चुकी हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बोला है द हिंदू के अलावा ये वीडियो काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो मेरा फोकस है कुछ अच्छे आर्टिकल जो सभी जगह पर कवर हो रहे हैं उनको मैं दोनों ही जगह पर कवर करूँ, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों में कवर हुए हैं, तो दोनों वीडियो में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है एमआरटी के बारे में, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। क्या ये फ्यूचर हो सकता है? यानी कि 3 पेरेंट्स के माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, जो एक बेबी है वो जन्म लेगा। अच्छा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर 3 पेरेंट्स की आवश्यकता है? देखो बिल्कुल, 2 वेमेन की आवश्यकता पड़ेगी, 1 मैन की। अब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर यह आपने समझना होगा, जो हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, हमारा जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का देखने को मिल जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है, कई सारे लोगों में ना माइटोकॉन्ड्रिया में ही डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें ही बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो जो बीमारी है ना, वो बीमारी उस व्यक्ति की जान ले सकती है। उस बीमारी से कई सारी और प्रॉब्लम्स यहाँ पर उस पर्सन के बॉडी में हो सकती हैं। और सपोज़ यहाँ पर किसी महिला को, किसी वेमेन को यहाँ पर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिसऑर्डर है और वो महिला यहाँ पर किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो डिसऑर्डर वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी जो है ना, उस बच्चे में भी देखने को मिल सकती है। उसका माइटोकॉन्ड्रियल भी डिसऑर्डर हो सकता है और उसकी वजह से वो बच्चा है वो 5 साल तक भी जीवित रह सके, ये बहुत मुश्किल है। उससे पहले यहाँ पर उसके जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसी डिसऑर्डर को रोकने के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर को मदर से बच्चे में जाने से रोकने के लिए ही यहाँ पर इस प्रकार की माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। इसमें यहाँ पर सीधा माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब ये करते कैसे हैं? ये सारा काम किया जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आईवीएफ हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, आओ मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर एक बच्चे को किस तरीके से जन्म दिया जाता है। मान लो यहाँ पर अगर कोई पेरेंट्स हैं, महिला है, पुरुष है, वो यहाँ पर बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है। अगर वो सक्षम नहीं है, उनमें एबिलिटीज़ नहीं है, तो उस वजह से, मतलब उस कारण की वजह से क्या हो सकता है, वो यहाँ पर दूसरे तरीके से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देख पाओगे फीमेल का जो एग है वो लिया जाएगा। एग लेने के बाद में स्पर्म के साथ में उसको मिक्स किया जाएगा। स्पर्म के साथ में जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इससे क्या होगा, एग और स्पर्म दोनों जैसे कंबाइन हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा। जो ये एग है ना, ये यहाँ पर बच्चे में यहाँ पर धीरे धीरे करके बदलने लगेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये एग है ये स्पर्म के साथ मिलते ही फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, इस एग को वापस से महिला के अंदर में रख दिया जाएगा। ठीक है, इसको वापस से इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात क्लियर हो गई? तो कोई भी प्रॉब्लम होगी सीधा यहाँ पर एग को निकालो, स्पर्म के साथ में तैयार करो, कंबाइन करने के बाद में जैसे यहाँ पर एग फर्टिलाइज हो जाएगा, वापस से यहाँ पर उसको अपनी प्लेस पर रख दिया जाए। इससे क्या होगा, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो बच्चा है वो बनकर जन्म ले लेगा। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, किसमें, इस माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, एमआरटी में। बट इसमें 2 पेरेंट्स की जगह 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो 3 लोग कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। एक तो हो गई मदर और एक हो गए फादर। अब ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। अब इधर
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो महिला है ना, इनको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में किसी बच्चे को जन्म दे नहीं सकती हैं, क्योंकि बच्चे अगर जन्म लेता भी है तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनके माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर को बच्चे में आने से रोका जाएगा। रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम एक डोनर को भी ले लेंगे, एक दूसरी महिला को यहाँ पर ले लिया जाएगा। वो दूसरी महिला क्या मदद करेगी, मैं आपको वो समझाता हूँ। अब होगा ये कि पहले जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि हस्बैंड वाइफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मदर की बात करें तो मदर बोलूँगा तो मदर हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ, फिर डोनर के नाम से बोलूँगा, यानी कि जो तीसरी महिला ऐड हुई है इसमें। तो जो मदर है, मदर का जो फर्टिलाइज एग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस माँ के अंदर में क्या है ना कि जो इनका माइटोकॉन्ड्रिया वो अनहेल्दी है, माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर बच्चे में बीमारी हो सकती है। तो मदर का केवल और केवल एग से न्यूक्लियस को लिया जाएगा। एग से क्या होगा, केवल और केवल यहाँ पर न्यूक्लियस को निकाल लेंगे, न्यूक्लियस को निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक दूसरी महिला को बुलाया है, जिसका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज एग को लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो डोनेट करेगी हमें, क्या डोनेट करेगी, अपना एग डोनेट करेगी। तो एग डोनेट जब करेगी तो उसके बॉडी में, क्योंकि ये जो महिला है इसमें तो माइटोकॉन्ड्रियल वाली बीमारी है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसी महिला को देखेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ना हो। अब इसमें वो बीमारी नहीं है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, तो यहाँ पर ये एग लिया जाएगा। तो इस एग में आप देखोगे जो इसका वाला न्यूक्लियस होगा ना डोनर के एग का, उस न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में कई सारे जीन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो मदर थी, मदर का जो न्यूक्लियस हमने निकाला था वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, किसमें, डोनर वाले एग में। डोनर वाले का माइटोकॉन्ड्रिया तो हेल्दी रहेगा, लेकिन एग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मदर का ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो मदर है, मदर के जीन यहाँ पर, जो बच्चा यहाँ पे जन्म लेगा इस एग में, क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है, तो अब बच्चा जो जन्म लेगा उसमें जीन जो है मदर के भी होंगे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डोनर का होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में ये माँ वाला पहुँचा ही नहीं, अनहेल्दी वाला माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में पहुँचा ही नहीं, जिस बच्चे से अब बच्चा यहाँ पर जीवित रह सकेगा, ये बीमारी यहाँ पर बच्चे में नहीं जा पाएगी। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश कर दी है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, वैसे यहाँ पर जब ये एग तैयार हो जाएगा ना पूरी तरह से, तो एग तैयार हो जाएगा तो उसमें हम जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग को वापस से इंसर्ट कर देते हैं, तो वो वापस इंसर्ट करने का काम किया जाएगा, अपने प्लेस पर रख दिया जाएगा, उससे यहाँ पर जो बच्चा है वो जन्म लेगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल बात की जा रही है नोटा के बारे में। आपने वोट दिया होगा कभी ना कभी, जब वोट दिया होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिखे होते हैं ईवीएम मशीन पर, और इधर नीचे यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिलता है नोटा नन ऑफ द अबव। यानी आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद ही नहीं करते हो कि भाई मुझे किसी ने वोट देना ही नहीं है, तो वो यहाँ पर नोटा पे क्लिक करता है, नन ऑफ द अबव पर। ठीक है, ईवीएम मशीन पर। तो हुआ क्या है, मतलब ये आखिरकार अचानक से न्यूज़ में नोटा पढ़ रहे हैं, क्यों, फालतू में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एक्सप्लेन सेक्शन पर आर्टिकल पब्लिश हुआ जहाँ पे बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की साइड से, इलेक्शन कमीशन जो कि हमारे इलेक्शंस को, चुनाव को कंडक्ट करवाने का काम करता है, इनकी साइड से बताया गया कि कर्नाटका में जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें लगभग 2.6 लाख जो वोटर्स थे, यानी 2,60,000 के आसपास जो वोटर्स थे, उन्होंने नोटा के ऊपर बटन दबाया, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ ही नहीं किया। इस वजह से यहाँ पर नोटा नन ऑफ द अबव चर्चा में है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उसके अलावा एक सेकंड रुक जाओ यार तो यार शुरू करते हैं वापस से। अभी जो मेरा पानी वाला घड़ा था ना, बस वो गिर ही गया था, बिल्कुल लास्ट वक्त यहाँ पे बचा लिया उसे, खैर बच गया घड़ा। ठीक है पता नहीं यार, अभी फूट जाता सब बेकार हो जाता, अभी वीडियो भी रुक जाता बीच में। चलो एनीवे, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, नोटा के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं देखो इस ईवीएम मशीन पे, उसके अलावा लास्ट में आपको एक बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा नोटा का नन ऑफ द अबव का। बात क्लियर हो गई? इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि कुछ इलेक्टर्स, कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पर नहीं दबाना है किसी को, मतलब कोई को पॉलिटिकल पार्टी उनको पसंद नहीं है, तो वो अपना जो डिसीजन है वो आराम से ले सकें और वो डिसीजन के लिए नोटा दबा सकते हैं। नोटा की शुरुआत कैसे हुई थी इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बार 2013 के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 5 राज्यों में, वहाँ पे नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। वो 5 राज्य कौन कौन से थे? वो था छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे नोटा का यूज़ किया गया था। फिर बाद में 2014 के अंदर में जो जनरल इलेक्शंस हुए वहाँ पर भी नोटा देखने को मिला। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है नोटा का नन ऑफ द अबव का, ये लेकर कौन आया? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के माध्यम से इसको लेकर आया गया था।
अब ये पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, उसको नोटा के ऊपर वोट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत आसान है। नोटा हमेशा आपको पूरी लिस्ट में लास्ट में मिलता है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जो पूरा ईवीएम की मशीन होती है बिल्कुल लास्ट में आपको ये नोटा ही देखने को मिलेगा, नन ऑफ दी अबव, नाम ही आ रहे हैं नन ऑफ दी अबव, ऊपर में से कोई नहीं, तो बिल्कुल लास्ट में आपको ये नज़र देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में वोटर के पास में बस खाली एक ऑप्शन है कि वो यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर इलेक्शन के ऊपर कोई नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ऊपर जितने कैंडिडेट हैं उनमें से जिसको यहाँ पर भारी मात्रा में वोट मिलेंगे वो तो भाई विनर बनेगा ही ना, वो विनर बनेगा। भले ही नोटा में सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने नोटा को ही दे दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, ये ध्यान रखना है। नोटा का इलेक्शन में जो विनर बनकर आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे, खासकर हिस्ट्री से लिंक कर पाओगे। सतवाहना डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी डायनेस्टी जो कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी इंडिया में। एक समय पर आप देखोगे सतवाहना डायनेस्टी ये थी जो कि इस बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। ये रीजन इंडिया का डेक्कन रीजन कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमारे रिसर्चर्स की टीम है और हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने हाल ही में एक डिस्कवरी करी है, काफ़ी सारे अवशेष और काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स उनको मिले हैं। और मिलने के बाद में जब उनके ऊपर रिसर्च की गई तो पता ये चला कि जो ये आर्टिफैक्ट्स में ये जो अवशेष मिले हैं ना, ये सतवाहना पीरियड को बिलोंग करते हैं। 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच के समय का यहाँ पर ये पूरा का पूरा समय है जहाँ पर सतवाहना टाइम पीरियड कहलाता है। मतलब ये टाइम पीरियड के अंदर में सतवाहना डायनेस्टी पूरी तरह से ग्रो कर रही थी। 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी का वो समय था। और डिस्कस करते हैं सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। देखो जो सतवाहनाज है ना, इनको हम लोग अंद्रसन के नाम से भी जानते हैं पुराण में। उसके बाद में एक एंशिएंट डायनेस्टी मानी जाती है जो कि डेक्कन रीजन में फैली हुई थी। डेक्कन रीजन कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने देखा है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू, और यहीं पर इस प्रकार से पूरा का पूरा डायनेस्टी फैला था। इसकी शुरुआत इधर आंध्र प्रदेश की साइड से हुई और इधर देख पाओगे ये आधे इंडिया को पूरी तरह से कवर कर रही थी डायनेस्टी। जो ज़्यादातर मॉडर्न स्कॉलर्स है वो बिलीव ये करते हैं कि सतवाहना जो रूल स्टार्ट हुआ वो 2nd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था और 3rd सेंचुरी सीई तक यहाँ पर ये रूल चला था। ये रूल ये रूल महाराष्ट्र के पुणे से देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। पुणे से आंध्र प्रदेश तक पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये डायनेस्टी जो है वो फैली हुई थी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये पूरा का पूरा एम्पायर, नदर्न इंडिया का भी काफ़ी हिस्सा था, सदर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा था, नॉर्थ, उसके बाद में इधर ईस्ट वेस्ट साइड को भी यहाँ पर पूरी तरह से इस डायनेस्टी ने कवर कर रखा था। इस डायनेस्टी ने अगर हम लोग इतिहास देखें अपने भारत का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस समय पर, जब मौर्यास का एम्पायर गिर रहा था, ठीक है। मौर्य का एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिला और गुप्ता एम्पायर खड़ा हो रहा था। इनके बीच का जो टाइम पीरियड था ना, इसमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सतवाहना डायनेस्टी ने। सतवाहना डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया 1st सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में। उसके बाद में जो रूलर्स थे ये आंध्रा रीजन से निकल कर आए। उसके अलावा इस डायनेस्टी को फैलाते हुए लेकर चले गए पुणे तक, पूरे एरिया को यहाँ पर कवर कर दिया गया। सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, शिमुका यहाँ पर बोला जाता है कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद में ये जो डायनेस्टी है अपने पीक तक, अपनी बिल्कुल ऊंचाई तक पहुँच पाई थी किसके अंडर में? वो एक हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके अंडर में यहाँ पर जो डायनेस्टी है वो अपने पीक पर पहुँच पाई थी। फिर साथ ही साथ में सतकर्णी के एक सक्सेसर थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है। तो ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं इनका जो रोल है सबसे बड़ा है, क्योंकि जो यहाँ पर सतकर्णी है इनको एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सतवाहना डायनेस्टी के अंदर में जो मिलिट्री एक्सपेंशन है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए कई सारी नीतियाँ बनाई। उसके बाद में जो सतकर्णी थे इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो कि इस एक्सपेंशन को ये पूरे कंट्री के लेवल पर लेकर चले गए, है ना। सतकर्णी को जाना जाता है इनके पावर के लिए, इनकी बहादुरता के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बात की जाती है कैपिटल की, तो ये जो डायनेस्टी सतवाहना डायनेस्टी, इसकी कई सारी कैपिटल थी, यानी कई सारी यहाँ पर राजधानियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें एक था प्रतिष्ठना, देन उसके बाद में अमरावती भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो सतवाहना डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा कब से कब तक चला। अब सतवाहना डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर ये डायनेस्टी कोलैप्स कर गई। सतवाहना डायनेस्टी का जो कोलैप्स है ये तब हुआ जब अभिराज ने महाराष्ट्र को पूरी तरह से इसको कब्जा लिया था। अभिराज यहाँ पर क्या है और महाराष्ट्र को कब्जा लिया। उसके अलावा इक्ष्वाकुस और पल्लवास, इन्होंने यहाँ पर ईस्टर्न प्रोविंस को कब्जा लिया। तो सतवाहना डायनेस्टी को जब चारों तरफ से कब्जाया जाने लगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सतवाहना डायनेस्टी छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर में टूट गई। उसके बाद यहाँ पर इसका डिक्लाइन जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल जाता है। और बात यहाँ पर यह भी कि इस डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब किस तरीका का प्रशासन किया जाता था।
तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर लोग बिलीव करते थे। यानी कि सतवाना की अगर हम लोग पॉलिटी देखें तो डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं थी, पावर्स बटी हुई थी, सभी के हाथ में पावर्स बटी हुई थी। रॉयल पावर भी थी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और पावर थी, लोगों का ओपिनियन लिया गया जाता था। जो उस समय पर राजा हुआ करते थे वो राजा धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग रूल किया करते थे। ठीक है, जो रूलर थे उनने कई सारे मंत्रियों को, कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा था, ताकि वो जो मंत्री और ऑफिसर्स है वो यहाँ पे राजा को मतलब असिस्ट कर सके, क्या करना है क्या नहीं करना उसमें हेल्प कर सकें। ठीक है, जो ऑफिसर हुआ करते थे किंग की मिनिस्ट्री में उसको राज एमेचर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यानी पावर्स बटी हुई थी, किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं थी। अगर हम लोग सतवाना डायनेस्टी के रूलर्स का रिलीजन की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर हिंदुइज्म के फॉलोवर्स आपको वो देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस थे किस चीज़ को लेकर, वैदिक रिलीजन को लेकर। ठीक है, जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन था वैदिक रिलीजन का, उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए थे। और ये पहले इंडियन किंग्स थे इस डायनेस्टी के अंदर में जिन्होंने जो बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म है इन लोगों को, मतलब ये जो प्रैक्टिस करने वाले लोग थे उनको यहाँ पर ज़मीन देना स्टार्ट किया, इनको यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प की। सतवाना रूलर्स वो रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर जो ये व्यक्ति थे, कई सारे और भी किंग्स आए, उनने यहाँ पर कई सारी गुफाएं बनवाई, स्तूपा बनवाए, चैत्या विहारास ये सब बनवाए डेक्कन के अंदर में, डेक्कन रीजन में। दूसरी प्रैक्टिसेस की बात करें तो सतवाना रूलर्स वो थे, देखो कॉइनेज स्टार्ट हो चुका था, सिक्के आ ही रहे थे। सो सतवाना के समय पर सिक्के जो आने लगे उसमें रूलर्स का फेस बनाया जाने लगा। ठीक है, रूलर्स का जो फेस है वो यहाँ पर लगाया जाने लगा। तो ये था पूरा का पूरा सतवाना डायनेस्टी। आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक अच्छे से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है ना। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले रैपिड फायर क्वेश्चंस के ऊपर। जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी हमने सीखा है इस लेक्चर से, उसको आप क्वेश्चंस के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइन से मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हुआ चलूँगा, आपने आंसर बताना है, फिर लास्ट में हम लोग इसके आंसर देखेंगे, जिसके बेसिस पर आप रीमैच करना और आपका जो स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। चलो, पहला क्वेश्चन बात करता है मिल्कवीड बटरफ्लाइज के बारे में। अभी सबसे पहला आर्टिकल हमने यही डिस्कस किया था, तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो आइकॉनिक मोनार्क बटरफ्लाई है ना, ये मिल्कवीड बटरफ्लाइज वाले ग्रुप को बिलोंग करती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, मिल्कवीड बटरफ्लाइज केवल और केवल इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आधार के रिगार्डिंग आपसे दो स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है। आधार को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, आधार कार्ड में 10 डिजिट का एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करता है। आधार कार्ड एक यूनिक आईडी है हर एक इंडिविजुअल के लिए और उसके लाइफ टाइम तक उसके साथ में रहती है, वैलिड रहती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। ऑप्शन ए, क्या ये एक प्रकार का मॉलवेयर है। ऑप्शन बी, क्या ये एक प्रकार का लड़ाकू जहाज़ है। ऑप्शन सी, क्या ये एक प्रकार का लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। या फिर ऑप्शन डी, क्या ये डीप सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंवल टाइगर रिजर्व हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना है कौन से राज्य में आपको ये टाइगर रिजर्व स्थित देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी कर्नाटका, या फिर डी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हैमरहेड शार्क्स के बारे में पूछा गया है। हैमरहेड शार्क्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, हैमरहेड शार्क ज़्यादातर आपको ये वाली जो शार्क हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट मैरिन रीजन में देखने को मिल जाती हैं, ट्रॉपिकल रीजन और ऊपर वाला रीजन। दूसरा, बोला जाता है कि जो ये शार्क हैं ये सीजन वाइज माइग्रेट करती हैं, यानी कि जब ठंड पड़ती है तो वो इक्वेटर की साइड आ जाती हैं और गर्मी पड़ती है तो पोलर की साइड में चली जाती है, पोलर रीजन्स की साइड में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो CBI है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट, CBI एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब एक कानून के माध्यम से बनाई गई है जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंडर में बनाया गया है। बहुत ध्यान से सुनकर अच्छे से समझकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे नोटा के बारे में पूछा गया, नन ऑफ द अबव। नोटा को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट बोलता है कि नोटा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो नोटा ऑप्शन है हमारे ईवीएम मशीन में जो अवेलेबल होता है वो कैंडिडेट वाली लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर छोटा सा दिमाग लगाना है यार, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। कभी कभी ना क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते हैं आर्टिकल में से, लेकिन ज़बरदस्ती बनाया जाता है, तो ये ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल सा है, सरल सा है। देखते हैं कौन जवाब देता है, सही देता है। नौ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की गई है सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। सतवाहना डायनेस्टी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, सतवाहना जो रूल था ये स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी सीई में और ख़त्म हुआ था 8th सेंचुरी सीई में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट नहीं बताया ना। दूसरा स्टेटमेंट, जो सतवाहनास थे ये हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे, हिंदुइज्म को फॉलो किया करते थे, प्लस वैदिक रिलीजन से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे आंसर्स को देखना, और आप लोग यहाँ पर आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया था सतवाहना डायनेस्टी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे सतवाहनास, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये टाइम पीरियड गलत है। बोला गया कि सतवाहना रूल 5th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 8th सेंचुरी सी तक चला, ऐसा नहीं है। ये हुआ था स्टार्ट 2nd सेंचुरी सी में और 3rd सेंचुरी सी में ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया नोटा को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। पहला, नोटा जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में लेकर आया गया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, उसके बाद हम लोगों ने नन ऑफ दी अबव करके ये लेकर आए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि नन ऑफ दी अबव जो है ना, ये ईवीएम मशीन के अंदर में कैंडिडेट की जो लिस्ट होती है उसमें सबसे टॉप पर प्रेजेंट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे टॉप पर नहीं, सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है। तभी तो आप नन ऑफ दी अबव दबाओगे कि ऊपर में कैंडिडेट में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है पहला सही है, बाकी दूसरा यहाँ पर हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर, सीबीआई को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, ऐसा है क्या? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांस के अंडर में आती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर में आती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के तहत। नहीं, काम खत्म हो गया, ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है ही नहीं, क्योंकि इसको जो पावर मिलती है वो पावर देने वाली ये एक्ट है, लेकिन ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हैमर हेड शार्क के बारे में कि 2 स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि ये वाले जो शार्क हैं वो टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन दोनों में देखने को मिल जाती हैं, और ये माइग्रेट भी करती रहती हैं। गर्मी पड़ेगी तो इक्वेटर पे आ जाएंगी, सॉरी सर्दी पड़ेगी तो इक्वेटर की साइड आ जाएंगी, और उसके बाद गर्मी पड़ेगी तो उधर पोलर साइड में चली जाती हैं। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में आपको कवल टाइगर रिजर्व स्थित देखने को मिलेगा। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। फिर पूछा गया स्टॉर्म शैडो क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। स्टॉर्म शैडो क्या है? स्टॉर्म शैडो बेसिकली एक लंबे रेंज वाला क्रूज मिसाइल है। अच्छा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, आपको पढ़ाया था, ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आधार को लेकर, 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये 10 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहीं पर गेम खत्म हो गया। 10 नहीं 12 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट का तो है ही नहीं, 12 डिजिट का यहाँ पर आपका आधार कार्ड होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक यूनिक आइडेंटिटी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि एक पर्सन के साथ में उसके ज़िंदगी भर में रहने वाली है, ज़िंदगी भर वैलिड रहने वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में मिल्कवीड बटरफ्लाइज को लेकर पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इन मिल्कवीड बटरफ्लाइज में ही बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक सबसे बड़ी अच्छी प्रजाति हो जाती है यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई भी इसी बटरफ्लाई से बिलोंग करती है, इसी ग्रुप से बिलोंग करती है, हकीकत बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो मिल्कवीड बटरफ्लाइज हैं ये एंडेमिक हैं टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, केवल और केवल इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं, वेस्टर्न घाट्स के अलावा मैंने आपको पढ़ाया था यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी जगह पर यहाँ पर ये बर्ड की स्पीशीज़, ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1 ओनली।
तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और क्या स्कोर आया है आपका, कितने सही किए आपने, कितने गलत किए, और कौन कौन से गलत हुए हैं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में वो बताना, क्यों गलत हो गए उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना। कल फिर से मिलेंगे, कल आपके सामने फिर क्वेश्चंस होंगे, पूरा कंटेंट होगा, अच्छे से सुनो, इससे लिसनिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर भी आपकी इंप्रूव होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।